आइए सुनते हैं शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखी हुई कहानी अनुराधा का तीसरा भाग। आगे बढ़ने के पहले जानते हैं पिछली भाग की कहानी। विजय गांव वाले मकान से अनुराधा को निकालने के लिए पूरे दल बल के साथ जाता है, पर अनुराधा के सौम्य व्यवहार और उसके खुद वहां से चले जाने की इच्छा को देखकर वह शर्मिंदा हो जाता है। अनुराधा कहती है कि उसे थोड़े समय वहां उस घर में और रहने दिया जाए, फिर वो अपना इंतजाम कहीं और कर लेगी। विजय मकान पर अधिकार कर लेता है, 2 कमरे अपने लिए और बाकी में कचहरी लगा देता है। अनुराधा को नीचे का एक कमरा रहने के लिए दे दिया जाता है। विजय एक विधुर है, वो अपने साथ अपने बेटे कुमार को भी गांव में लेकर आया है। अनुराधा के साथ उसका भांजा संतोष भी रहता है। संतोष और कुमार में 2-3 साल का ही अंतर है, दोनों में मित्रता हो जाती है। कुमार भी ज्यादातर अनुराधा के साथ ही रहना पसंद करता है। विजय को भी धीरे धीरे अनुराधा से सहानुभूति होने लगती है। इसी बीच एक दिन त्रिलोचन गंगोपाध्याय, जो कि एक अधेड़ उम्र का 5-6 लड़कों का बाप है और अनुराधा से विवाह करना चाहता है, वो आता है और विजय से कहता है कि वो अनुराधा को थोड़े दिन और इस मकान में रहने दे। उसके बाद वह अनुराधा से शादी करके उसे अपने घर ले जाएगा। विजय उसे देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। विजय के पूछने पर कि क्या अनुराधा भी इस रिश्ते के लिए तैयार है, वो कहता है कि हाँ, अनुराधा के पास और दूसरा चारा ही क्या है। विजय अनुराधा के पास जाकर उससे कहता है कि वो ठीक नहीं कर रही है, वो अपना प्रस्ताव वापस ले ले, पर अनुराधा नहीं मानती। विजय को इस बात का बहुत अफसोस होता है। इधर कुमार की तबीयत खराब होती है तो अनुराधा उसकी खूब सेवा करती है। विजय धीरे धीरे अनुराधा की ओर आकर्षित होता जाता है। अब सुनते हैं आगे की कहानी। कुमार की देह कुछ गर्म मालूम होती है। रसोई बनाने से वो खाने के लिए मचलेगा। उस छाक का जो कुछ बचा है उससे संतोष का काम चल जाएगा। देह गर्म हो रही है उसकी, कहाँ है वह? मेरे बिछाने पर पड़ा संतोष से गपशप कर रहा है। आज कह रहा था बाहर नहीं जाएगा, मेरे ही पास सोएगा। विजय ने कहा, सोया रहे, लेकिन ज्यादा लाड दुलार पाने से फिर वो मौसी का घर छोड़कर जाना नहीं चाहेगा, तब फिर एक नई परेशानी उठानी पड़ेगी। नहीं उठानी पड़ेगी, कुमार कहना न मानने वाला होता है, सो आप जाने। पर मैंने तो सुना है वो आपको कम परेशान नहीं करता। अनुराधा कुछ देर चुप रहकर बोली, परेशान करता है तो सिर्फ मुझे ही तो करता है, और किसी को तो नहीं करता। विजय ने कहा, सो तो मैं जानता हूं, लेकिन मौसी ने मान लो सह लिया, पर ताई जी उसकी सहने वाली नहीं, और अगर किसी दिन विमाता आ गई तब तो जरा भी बर्दाश्त नहीं करेगी। आदत बिगड़ जाने से खुद उसी के लिए विपत होगी। लड़के के लिए विपत हो, ऐसी विमाता आप घर में लाएंगे ही क्यों? विजय ने कहा, लानी नहीं पड़ती, लड़के की तकदीर फूटने पर विमाता अपने आप घर आ जाती है। तब उस खराबी को रोकने के लिए मौसी की शरण लेनी पड़ती है, पर हाँ, अगर वो राजी हो। अनुराधा ने कहा, जिसकी मां नहीं है उसकी मौसी उसे छोड़ नहीं सकती। वो खुद चाहे कितने ही दुख में क्यों न हो, उसे पाल पोस कर बड़ा करती है। बात को सुने रखता हूं, कहकर विजय चला जा रहा था। फिर लौट कर बोला, अगर अविनय को माफ करें तो एक बात पूछूं? पूछिए। कुमार की चिंता पीछे की जाएगी, कारण उसका बाप चिंता है, और आप उसे जितना निष्ठुर समझती हैं वो उतना निष्ठुर नहीं है। पर संतोष, उसके माँ बाप तो जाते रहे हैं। नए मौसा त्रिलोचन के घर में अगर उसके लिए ठौर न हो तो क्या करेंगे? इस बात पर विचार किया है? अनुराधा ने कहा, मौसी के लिए स्थान होगा और भांजे के लिए नहीं होगा। होना तो चाहिए, लेकिन जितना मैं उन्हें देख सका हूं उससे तो ज्यादा भरोसा नहीं होता। इस बात का जवाब अनुराधा उसी वक्त न दे सकी। सोचने में जरा समय लगा, फिर शांत और दृढ़ स्वर से कहने लगी, तब पेड़ के नीचे दोनों के लिए स्थान होगा, उसे तो कोई नहीं रोक सकता। विजय ने कहा, बात तो मौसी के लायक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, मगर यह संभव नहीं है। तब उसे आप मेरे पास भेज दीजिएगा। वह कुमार का साथी है। कुमार अगर आदमी बन सका तो वो भी कुछ न कुछ बन ही जाएगा। भीतर से फिर कोई जवाब नहीं आया। विजय कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद बाहर चला गया।
2-3 घंटे के बाद संतोष आकर दरवाजे के बाहर से बोला, मौसी जी आपको खाने के लिए बुला रही हैं। मुझे? विजय ने पूछा। हाँ, संतोष कहकर चला गया। अनुराधा की रसोई में आसन बिछा हुआ था। विजय आसन पर बैठकर बोला, रात आसानी से कट जाती, क्यों आपने इतनी तकलीफ उठाई? अनुराधा पास ही खड़ी थी, चुप रही। परोसी हुई चीजों में कोई अधिक नहीं थी, पर जतन से बनाए और परोसे जाने का परिचय हर चीज में झलक रहा था। कैसे सुंदर ढंग से चीजें सजी हुई थीं। खाते खाते विजय ने पूछा, कुमार ने क्या खाया? सागू पीकर सो गया है। लड़ा नहीं आज? अनुराधा हंस दी, बोली, मेरे पास सोएगा, इसलिए आज वो बिल्कुल शांत है, कतई नहीं लड़ा। विजय ने कहा, उसके कारण आपकी झंझटें बढ़ गई हैं, पर इसमें मेरा कोई दोष नहीं है। वो खुद कैसे आपकी गृहस्थी में आकर चुपचाप शामिल हो गया, मैं तो यही सोचता हूं। मैं भी यही सोचती हूं। मालूम होता है उसके चले जाने पर आपको कष्ट होगा। अनुराधा पहले तो चुप रही, फिर बोली, उसे घर ले जाने के पहले आपको एक वचन देकर जाना होगा। आपको इस बात की निगरानी रखनी होगी कि उसे किसी बात की तकलीफ न होने पाए। मगर मैं तो बाहर रहूंगा, कामकाज के झंझटों में फंसा रहूंगा। अपने वचन की रक्षा कर सकूंगा, इस बात का भरोसा नहीं होता। तो फिर उसे मेरे पास छोड़कर जाना होगा। आप गलती कर रही हैं, यह तो और भी असंभव है। इतना कहकर विजय हंसता हुआ खाने में लग गया। खाते खाते बीच में बोल उठा, भाभी वगैरह के आने की बात थी, शायद वे अब नहीं आएंगी। क्यों? जिस धुन में कहा था, शायद वो धुन जाती रही होगी। शहर के लोग जल्दी गांव की तरफ कदम नहीं बढ़ाना चाहते, और एक हिसाब से अच्छा ही हुआ। अकेला मैं ही आपको काफी असुविधा पहुंचा रहा हूं, उन लोगों के आने से तो और भी दिक्कत हो जाती। अनुराधा ने इस बात का प्रतिवाद करते हुए कहा, आपका यह कहना अन्याय है। घर मेरा नहीं, आपका है, फिर भी मैं ही सारी जगह घेरे बैठी हूं, और उनके आने पर मैं नाराज हूं, इससे ज्यादा अन्याय और कुछ हो ही नहीं सकता। मेरे बारे में ऐसी बातें सोचकर आप मेरे प्रति सचमुच ही अन्याय कर रहे हैं। जितनी दया आपने मुझ पर की है, मेरी तरफ से क्या उसका यही प्रतिदान है? इतनी बातें इस ढंग से उसने कभी नहीं कही। जवाब सुनकर विजय दंग रह गया। गांव की इस लड़की को उसने जितना अशिक्षित समझ रखा था, उतना वह नहीं है। थोड़ी देर स्थिर रहकर उसने अपना कसूर मंजूर करते हुए कहा, वास्तव में मेरा यह कहना उचित नहीं हुआ। जिनके विषय में यह बात ठीक हो सकती है, उनसे आप ज्यादा बड़ी हैं। 2-3 दिनों बाद मैं घर चला जाऊंगा। यहाँ आकर शुरू शुरू में मैंने आपके साथ बहुत बुरा सलूक किया है, लेकिन वो बिना जाने पहचाने हुआ। सचमुच संसार में ऐसा ही हुआ करता है, अक्सर यही होता है। फिर भी जाने के पहले मैं गहरी लज्जा के साथ क्षमा मांगता हूँ। अनुराधा ने मृदु कंठ से कहा, क्षमा आपको नहीं मिल सकती। नहीं मिल सकती? सो क्यों? अब तक आपने जितने अत्याचार किए हैं, उसकी क्षमा नहीं मिल सकती। कहकर वह हंस दी। प्रदीप के अल्प प्रकाश में उसके हंसी भरे चेहरे पर विजय की नजर पड़ गई, और क्षण भर के एक अज्ञात विस्मय से उसका सारा हृदय हिलकर तुरंत स्थिर हो गया। क्षण भर चुप रहकर वह बोला, यही अच्छा है, मुझे क्षमा करने की जरूरत नहीं है। अपराधी के रूप में मैं हमेशा ही याद आता रहूंगा। दोनों चुप रहे। 2-3 मिनट तक कमरे में बिल्कुल सन्नाटा रहा। निस्तब्धता भंग की अनुराधा ने। उसने पूछा, आप फिर कब तक आएंगे? बीच बीच में तो आना ही होगा, ताकि आपसे भेंट भी हो सके। दूसरे पक्ष ने प्रतिवाद नहीं किया। समझ में आ गया कि बात सच है। खा चुकने के बाद विजय के बाहर जाते समय अनुराधा ने कहा, टोकरी में बहुत तरह की तरकारियां हैं, पर अब बाहर न भेजूंगी। कल सवेरे भी आप यहीं भोजन कर लीजिएगा। तथास्तु। मगर समझ तो गई होगी शायद कि औरों की अपेक्षा मेरी भूख ज्यादा नहीं है, नहीं तो प्रस्ताव पेश करता कि सिर्फ सवेरे ही नहीं, निमंत्रण की मियाद और भी बढ़ा दी जाए, ताकि जितने दिन यहाँ रहूं आपके ही हाथ का खाकर घर जा सकूं। उत्तर मिला, यह तो मेरा सौभाग्य है। दूसरे दिन सवेरे ही अनेक प्रकार के खाद्य पदार्थ अनुराधा के रसोई घर के बरामदे में आ पहुंचे।
उसने कोई आपत्ति नहीं की, उठाकर रख दिए। इसके बाद 3 दिन के बदले 5 दिन बीत गए। कुमार बिल्कुल स्वस्थ हो गया। इन कई दिनों में विजय ने शोक के साथ लक्ष्य किया कि आतिथ्य की त्रुटि कहीं भी नहीं है, पर परिचय की दूरी वैसी ही अविचलित बनी रही है। किसी भी बहाने से वह तिल भर भी निकटवर्ती नहीं हुई। बरामदे में भोजन के लिए जगह करके अनुराधा भीतर ही से ढंग के साथ थाली लगा देती है और संतोष परोस देता है। कुमार आकर कहता, पिताजी, मौसी जी कहती हैं कि मछली की तरकारी इतनी छोड़ देने से काम न चलेगा और जरा खानी होगी। विजय कहता, अपनी मौसी से कह दे कि पिताजी को राक्षस समझना ठीक नहीं है। कुमार लौट कर कहता, मछली की तरकारी रहने दो, शायद अच्छी न हुई होगी, लेकिन कल की तरह कटोरे में दूध पड़ा रहने से उन्हें दुख होगा। विजय ने सुनाकर कहा, तेरी मौसी जी अगर कल से नाद के बदले कटोरे में दूध दिया करें तो यूं पड़ा ना रहेगा। इसी तरह ये 5 दिन बीत गए। स्त्रियों के आदर जतन का चित्र विजय के मन में हमेशा से ही अस्पष्ट था। अपनी माँ को वह बचपन से ही अस्वस्थ और अपटु देखता आया। गृहिणीपन का कोई भी कर्तव्य वे पूरे तौर से नहीं कर पाती थी। उसकी अपनी स्त्री भी सिर्फ 2-2.5 साल जीवित रही, तब वह पढ़ता था। उसके बाद फिर उसका लंबा समय सुदूर प्रवास में ही बीता। उस दिशा में अपने अनुभवों की भली बुरी बहुत सी स्मृतियां कभी कभी उसे याद आ जाती हैं, परंतु वे सब मानो पुस्तक में पढ़ी हुई कल्पित कहानियों की तरह अवास्तविक मालूम होती हैं। जीवन की वास्तविक आवश्यकताएं पूर्ण रूप से संबंध विहीन ही रही। और है उसकी भाभी प्रभामयी, जो जिस परिवार में भाभी का प्राधान्य है, भले बुरे की आलोचना हुआ करती है, वह परिवार उसे अपना नहीं मालूम होता। माँ को उसने बहुत बार रोते देखा है, पिताजी को नाराज और उदास देखा है, पर इन सब बातों को उसने खुद ही असंगत और अनाधिकार चर्चा समझा है। ताई अपने देवर पुत्रों की खबर न ले या बहू अपने सास ससुर की सेवा न करे तो बड़ा भारी अपराध है, ऐसी धारणा उसकी नहीं थी। और स्वयं उसकी अपनी स्त्री को भी अगर ऐसा आचरण करते देखता तो वह मर्माहत होता, सो बात नहीं। परंतु आज इतनी दिनों की धारणा को इन अंतिम 5 दिनों ने मानो धक्का देकर शिथिल कर दिया। आज शाम की गाड़ी से उसके कलकत्ता रवाना होने की बात थी। नौकर चाकर सामान बांधकर तैयारी कर रहे थे। कुछ ही घंटे की देर थी। इतने में संतोष ने आकर ओट में से कहा, मौसी जी भोजन के लिए बुला रही हैं। इस वक्त? हाँ, कहकर संतोष वहां से खिसक लिया। विजय ने भीतर जाकर देखा कि बरामदे में बाकायदा आसन बिछाकर भोजन के लिए स्थान कर दिया गया है। मौसी का गला पकड़कर कुमार झूल रहा था। उसके हाथ से अपने आप को छुड़ाकर अनुराधा रसोई में घुस गई। आसन पर बैठकर विजय ने कहा, इस वक्त यह क्या? भीतर से अनुराधा ने कहा, जरा खिचड़ी बना रखी है, खाते जाइए। जवाब देते समय विजय को अपना गला जरा साफ कर लेना पड़ा। बोला, बेवक्त आपने क्यों तकलीफ की? इसकी अपेक्षा 4-5 पूड़ियां ही उतार देती तो काम चल जाता। अनुराधा ने कहा, पूड़ी तो आप खाते नहीं, घर पहुंचते पहुंचते रात के 2-3 बज जाएंगे। बगैर खाए आप जाते तो मुझे क्या कम तकलीफ होती? बराबर ख्याल आता रहता कि लड़का गाड़ी में बिना खाए पिए यूं ही सो गया होगा। विजय चुपचाप खाता रहा, फिर बोला, विनोद को कह दिया है कि वो आपकी देखभाल करता रहेगा। जितने दिन आप इस मकान में हैं आपको किसी तरह की कोई तकलीफ न होगी। फिर वह कुछ देर चुप रहकर कहने लगा, और एक बात आपसे कहे जाता हूँ, अगर कभी भेंट हो तो गगन से कह दीजिएगा कि मैंने उसे माफ कर दिया है, पर इस गांव में वह दोबारा न आए, आने से माफ न करूंगा। कभी भेंट हुई तो उनसे कह दूंगी। इतना कहकर अनुराधा चुप हो गई। फिर क्षण भर बाद बोली, मुश्किल है कुमार को लेकर। आज वो किसी तरह जाने को राजी नहीं होता था, और जाना क्यों नहीं चाहता सो भी नहीं बताता। विजय ने कहा, इसलिए नहीं बताता कि वो खुद नहीं जानता और मन ही मन यह भी समझता है कि वहां जाने से उसे तकलीफ भी होगी। तकलीफ क्यों होगी? उस घर का वही नियम है, पर हो तकलीफ, आखिर इतना बड़ा हुआ तो वही है। तो फिर उसे ले जाने की कोई जरूरत नहीं, यहीं रहने दीजिए मेरे पास। विजय ने हंसते हुए कहा, मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, मगर ज्यादा से ज्यादा 1 महीने रह सकता है, उससे ज्यादा तो नहीं रह सकता।
फिर इससे क्या लाभ? दोनों ही मौन रहे। अनुराधा ने कहा, इसकी जो वे माता आएंगी, सुना है कि वे शिक्षित हैं। हाँ, वे बीए पास हैं। पर बीए तो उनकी ताई ने भी पास किया है। जरूर किया है, मगर बीए पास करने वाली किताबों में देवर पुत्र को लाड़ प्यार से रखने की बात नहीं लिखी होती। इस विषय की परीक्षा उन्हें नहीं देनी पड़ी। और बीमार सास ससुर की, क्या यह भी किताब में नहीं लिखी रहती? नहीं, यह प्रस्ताव तो और ज्यादा हास्यकर है। हास्यकर? ऐसी तो कोई बात नहीं है। जरा भी किसी तरह की शिकायत न करना ही हमारे समाज का सुभद्र विधान है। अनुराधा क्षण भर मौन रहकर बोली, यह विधान आप ही लोगों में रहे, पर जो विधान सबके लिए एक सा है वह यह है कि लड़के से बढ़कर बीए पास नहीं, ऐसी बहू को घर में लाना अनुचित है। लेकिन लाना तो किसी न किसी को पड़ेगा ही, और हम लोग जिस समाज की आबोहवा में रह रहे हैं वहां बीए पास के बगैर इज्जत नहीं बचती, मन भी नहीं मानता, और शायद घर गृहस्थी भी नहीं चलती। माँ बाप मरे भांजे के लिए पेड़ के नीचे रहना मंजूर करने वाली बहू के साथ हम वनवास कर सकते हैं, पर समाज में नहीं रह सकते। अनुराधा का स्वर क्षण भर के लिए तीखा हो उठा। बोली, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप इसे किसी निर्दयी विमाता के हाथों नहीं सौंप सकते। विजय ने कहा, सो कोई डर नहीं, कारण सौंप देने के बाद भी कुमार हाथ से फिसलकर नीचे आ गिरेगा, पर इसके माने यह नहीं है कि वे निर्दयी ही हैं। अपनी भावी पत्नी की तरफ से मैं आपकी बात का तीव्र प्रतिवाद करता हूँ। आपकी इस अवहेलना से उनमें मुरझाई हुई आत्मीयता की बर्बरता नाम मात्र को भी नहीं है। यह दोष आप उन्हें न दीजिए। अनुराधा हंसकर बोली, प्रतिवाद आप चाहे जितना करें, पर मुझे मुरझाई हुई आत्मीयता के माने तो जरा समझा दीजिए। विजय ने कहा, यह हम लोगों के बड़े सर्कल का पारिवारिक बंधन है। उसका कोड ही अलग है और चेहरा भी स्वतंत्र है। उसकी जड़ें रस नहीं खींचती, पत्तों का रंग हरा भी नहीं होने पाता कि पीला होने लगता है। आप गांव के गृहस्थ घर की लड़की हैं, स्कूल कॉलेज में पढ़कर पास नहीं हुई। सिर्फ इतना आभास दे सकता हूँ कि कुमार की विमाता आकर उसे जहर पिलाने की तैयारी न करेगी और न ही हाथ में चाबुक लेकर उसके पीछे ही पड़ जाएगी, क्योंकि वह मार्जित रुचि विरुद्ध आचरण है। इसलिए इसके बारे में आप निश्चिंत हो सकती हैं। अनुराधा ने कहा, मैं उनकी बात छोड़े देती हूँ, पर आप वचन दीजिए कि खुद की देखभाल करेंगे। मेरी सिर्फ इतनी ही विनती है। विजय ने कहा, वचन देने को तो जी चाहता है, पर मेरा स्वभाव और तरह का है। आदत भी दुनिया से अलग है। आपके आग्रह की याद करके बीच बीच में देखने भालने की कोशिश करता रहूंगा, मगर जितना आप चाहती हैं उतना हो सकेगा ऐसा तो नहीं मालूम होता। अच्छा, अब मैं भोजन कर चुका, जाता हूँ, चलने की तैयारी करनी होगी। इतना कहकर वह उठ बैठा। बोला, कुमार आप ही के पास रहेगा। घर छोड़ने का दिन आ जाए तो उसे विनोद के साथ कलकत्ता भेज देना, और जरूरत महसूस करे तो उसके साथ संतोष को भी बिना संकोच भेज दें। शुरू शुरू में आपके साथ जैसा सलूक किया, ठीक वैसी प्रकृति मेरी नहीं है। चलते वक्त आपको इतना भरोसा जरूर दिए जाता हूँ कि मेरे घर कुमार से ज्यादा अनादर संतोष का नहीं होगा। मकान के सामने घोड़ा गाड़ी खड़ी है, सामान लादा जा चुका है। विजय गाड़ी पर चढ़ना ही चाहता था कि कुमार ने कहा, पिताजी, मौसी बुला रही हैं। अनुराधा सदर दरवाजे के पास खड़ी थी। बोली, प्रणाम करने के लिए बुलवा लिया, फिर कब मिल सकूंगी पता नहीं। कहकर उसने गले में आंचल डालकर दूर से ही प्रणाम किया, फिर उठकर खड़ी हो गई और कुमार को अपनी गोद के पास खींचकर बोली, दादी जी से कह दीजिएगा कि सोच फिकर न करें, जितने दिन मेरे पास रहेगा किसी तरह का अनादर न होगा। विजय ने हंसकर कहा, विश्वास होना मुश्किल है। मुश्किल किसके लिए? क्या आपके लिए भी? कहकर वह हंस पड़ी और दोनों की आंखें चार हो गईं। विजय ने स्पष्ट देख लिया कि उसकी पलकें भीगी हुई है। मुंह झुकाकर उसने कहा, किंतु कुमार को ले जाकर तकलीफ न दीजिए, फिर कहने का मौका नहीं मिलेगा। इसी से बराबर कह रही हूं। आपके घर की बात याद आते ही उसे भेजने को जी नहीं चाहता। तो मत भेजिए। उत्तर में वह एक सांस दबाकर चुप रहेगी। विजय ने कहा, जाने के पहले आपको अपने वादे की एक बात फिर याद दिला दूं।
आपने वचन दिया है कि कभी कोई जरूरत पड़ेगी तो मुझे चिट्ठी लिखेंगी। मुझे याद है। मैं जानती हूँ कि गांगुली महाशय से मुझे भिखारिन की तरह ही मांगना होगा, मन के संपूर्ण धिक्कार को तिलांजलि देकर ही मांगना होगा। पर आपके पास वह बात नहीं। जो चाहूंगी बिना किसी संकोच के आसानी से मांग लूंगी। पर याद रहे, कहकर विजय जाना ही चाहता था कि अनुराधा ने कहा, तो आप भी एक वचन देते जाइए। कहिए कि जरूरत पड़ने पर मुझे भी जताएंगे। जताने लायक मुझे क्या जरूरत पड़ेगी अनुराधा? सो कैसे बताऊं, मेरे पास और कुछ नहीं है, पर जरूरत आ पड़ने पर हृदय से सेवा तो कर सकती हूं। आपको वे करने देंगे? मुझे कोई भी नहीं रोक सकता। कुमार नहीं आया सुनकर विजय की मां मारे आतंक के सिहर उठी। यह कैसी बात रे? जिसके साथ लड़ाई है उसी के पास लड़के को छोड़ आया? विजय ने कहा, जिसके साथ लड़ाई थी वो तो पाताल में जाकर छुप गया मां। किसकी मजाल की उसे ढूंढ निकाले। तुम्हारा पोता अपनी मौसी के पास है, कुछ दिनों बाद आ जाएगा। अचानक उसकी मौसी कहां से आ गई? विजय ने कहा, भगवान के बनाए हुए संसार में अचानक कौन कहां से आ पहुंचता है मां, कोई बता सकता है? जो तुम्हारे रुपए पैसे लेकर डुबकी लगा गया है यह उसी गगन चैटर्जी की छोटी बहन है। पर तुम्हारे पोते ने सब गड़बड़ कर दिया। उसने ऐसा उसका दामन पकड़ा कि दोनों को एक साथ बगैर निकाले उसे निकाला ही नहीं जा सकता था। मां ने अंदाज से बात को समझकर पूछा, कुमार मालूम होता है उसके बस में हो गया है। उस लड़की ने उसे खूब लाड़ प्यार दिया होगा शायद। बेचारे को लाड़ प्यार कभी मिला भी तो नहीं। कहकर उन्होंने अपनी अस्वस्थता की याद करके एक गहरी सांस ली। विजय ने कहा, मैं तो बाहर रहता था, घर के भीतर कौन किसे लाड़ प्यार कर रहा है मैंने आंखों से देखा ही नहीं। पर जब चलने लगा तो देखा कि कुमार अपनी मौसी को छोड़कर किसी तरह नहीं आना चाहता। मां का संदेह इतने पर भी नहीं मिटा। कहने लगी, गांव की लड़कियां बहुत तरह की बातें जानती हैं, साथ न लाकर तूने अच्छा न किया। विजय ने कहा, तुम खुद गांव की लड़की होकर गांव की लड़कियों के विरुद्ध शिकायत कर रही हो मां। अंत में तुम्हारा विश्वास शहर की लड़कियों पर हो ही गया क्या? शहर की लड़कियां, उनके चरणों में लाखों प्रणाम। यह कहकर मां ने दोनों हाथ जोड़कर माथे से लगा लिए। विजय हंस दिया। मां ने कहा, हंसता क्या है रे? मेरा दुख सिर्फ मैं ही जानती हूं और जानते हैं वे। कहते कहते उनकी आंखें डबडबा आई। बोली, हम लोग जहां की हैं वे गांव अब कहां रहे बेटा, जमाना बिल्कुल बदल गया है। विजय ने कहा, बहुत बदल गया है, पर जब तक तुम लोग जीती हो तब तक शायद तुम ही लोगों के पुण्य से वे लोग बने रहेंगे। माँ बिल्कुल लोप नहीं हो गया है उनका। उसकी थोड़ी सी झांकी अब की बार देख कर आया हूं, पर तुम्हें तो वो चीज दिखाना मुश्किल है, यही दुख रह गया मन में। इतना कहकर वो ऑफिस के काम के तकाजे से घर से निकल गया। शाम को ऑफिस से लौटकर विजय भैया भाभी से भेंट करने गया। जाकर देखा कि कुरुक्षेत्र का युद्ध कांड चल रहा है। श्रृंगार की चीज वस्तु इधर उधर बिखरी पड़ी है। भैया आराम कुर्सी के हत्थे पर बैठे जोर जोर से कह रहे हैं, हरगिज नहीं, जाना हो तो अकेली चली जाओ, ऐसी रिश्तेदारी पर तो मैं, इत्यादि इत्यादि। अकस्मात विजय को देखते ही प्रभा एक साथ जोर से रो पड़ी और बोली, अच्छा लाला जी, तुम ही बतलाओ, उन लोगों ने अगर सितांशु के साथ अनीता का विवाह पक्का कर दिया है तो इसमें मेरा क्या दोष है? आज उसकी सगाई पक्की हो गई और ये कहते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा। इसके माने तो यही है कि ये मुझे भी नहीं जाने देंगे। भैया गरज उठे, कहना क्या चाहती हो? तुम्हें नहीं मालूम था? हम लोगों के साथ ऐसी जालसाजी करने की जरूरत क्या थी इतने दिनों तक? माजरा क्या है सहसा न समझ सकने से विजय हतबुद्धि सा हो गया, पर समझने में ज्यादा देर नहीं लगी। उसने कहा, ठहरो ठहरो, हुआ क्या है जरा ये भी बताओ तो। अनीता के साथ सितांशु घोषाल का ब्याह होना तय हो गया है, यही तो? आज ही सगाई पक्की होगी। भैया ने हुंकार के साथ कहा, और ये कहना चाहती है कि इन्हें कुछ मालूम ही नहीं? प्रभा रोती हुई बोली, भला मैं क्या कर सकती हूँ लाला जी, भैया मौजूद हैं, माँ है, लड़की खुद सयानी हो चुकी है। अगर वे अपना वचन भंग कर रहे हैं तो इसमें मेरा क्या दोष है?
भैया ने कहा। दोष यही है कि वे लोग धोखेबाज हैं, पाखंडी हैं और झूठे हैं। एक तरफ से जबान देकर दूसरी तरफ से छिपे छिपे जाल फैलाए हुए बैठे हैं। अब लोग हंसेंगे, कानाफूसी करेंगे। मैं क्लब में मारे शर्म के मुंह नहीं दिखा सकूंगा। प्रभा उसी तरह रुआंसे स्वर से कहने लगी, ऐसा क्या कहीं नहीं होता है? इसमें तुम्हारे शर्माने की कौन सी बात है? मेरे शर्माने की वजह है तुम्हारी बहन। दूसरे मेरे ससुराल के सब धोखेबाज हैं, इसीलिए, और उसमें तुम्हारा भी एक बड़ा हिस्सा है, इसीलिए। अब तो भैया के चेहरे की तरफ देखकर विजय हंस पड़ा। उसी वक्त उसने झुककर प्रभा के पैरों की धूल माथे से लगाकर प्रसन्न मुख से कहा, भाभी, भैया चाहे जितना भी क्यों न गरजें, मैं गुस्सा या अफसोस तो करूंगा ही नहीं, बल्कि सचमुच ही अगर इसमें तुम्हारा बड़ा हिस्सा है तो मैं तुम्हारा चिर कृतज्ञ रहूंगा। फिर भैया की तरफ मुड़कर कहा, भैया, तुम्हारा गुस्सा होना सचमुच बड़ा अन्याय है। इस मामले में जबान देना कोई अर्थ नहीं रखता अगर उसे बदलने का मौका मिले। ब्याह कोई बच्चों का खेल नहीं। सितांशु विलायत से ICS होकर लौटा है और उच्च श्रेणी का आदमी ठहरा। अनीता देखने में सुंदर है, BA पास है, और मैं तो यहाँ भी पास नहीं कर सका। विलायत में भी 7-8 साल बिताकर एक डिग्री हासिल नहीं कर सका, और अब लकड़ी की दुकान पर लकड़ी बेचकर गुजारा करता हूँ। न तो पद है, न गौरव है, न ही कोई खिताब। इसमें अनीता ने कोई अन्याय नहीं किया भैया। भैया ने गुस्से के साथ कहा, 1000 बार अन्याय किया है। तू कहना क्या चाहता है? तुझे जरा भी दुख नहीं हुआ? विजय ने कहा, भैया, तुम बड़े हो, पूज्य हो, तुमसे झूठ नहीं बोलूंगा। तुम्हारे पैर छूकर कहता हूँ, मुझे जरा भी दुख नहीं। अपने पुण्य से नहीं तो किसके पुण्य से बचा सो भी नहीं मालूम, पर जान पड़ता है कि मैं बच गया। भाभी, चलो मैं ले चलता हूँ तुम्हें। भैया चाहे तो नाराज होकर घर में बैठे रहें, मगर हम तुम चलो चलें। तुम्हारी बहन की सगाई में भर पेट भोजन करके आएंगे। प्रभा ने उसके चेहरे की ओर देखकर कहा, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो ना लाला जी? नहीं भाभी, मजाक नहीं उड़ाता। आज मैं अंतःकरण से तुम्हारा आशीर्वाद चाहता हूँ। तुम्हारे वरदान से भाग्य ने एक बार फिर मेरी ओर मुंह उठाकर देखा है। पर अब देर न करो, तुम कपड़े पहन लो, मैं भी ऑफिस के कपड़े बदल कर आता हूँ। कहकर वह जल्दी से जाना चाहता था कि भैया कह उठे, तेरे लिए निमंत्रण नहीं है, तू वहां जाएगा कैसे? विजय ठिठक कर खड़ा हो गया और बोला, सो तो ठीक है, शायद वे शर्मिंदा होंगे, पर बिना बुलाए कहीं भी जाने में आज मुझे कोई संकोच नहीं। इच्छा हो रही है कि दौड़ा जाऊं और कह आऊं कि अनीता, तुमने मुझे धोखा नहीं दिया। तुम पर न मुझे गुस्सा है और न ही कोई जलन। मेरी प्रार्थना है कि तुम सुखी हो। भैया, मेरी प्रार्थना मानो, नाराजगी न रखो। भाभी को ले जाओ, कम से कम मेरी ही तरफ से सही। अनीता को आशीर्वाद दे आओ तुम दोनों। भैया और भाभी दोनों ही हतबुद्धि से होकर उसकी तरफ देखने लगे। सहसा दोनों की निगाहें विजय के चेहरे पर पड़ी। उसके चेहरे पर व्यंग का सचमुच ही कोई चिन्ह नहीं था। क्रोध या अभिमान का लेश मात्र छाया उसके कंठ स्वर में भी नहीं थी। सचमुच ही मानो किसी सुनिश्चित विपत्ति के फंदे से बच जाने से उसका मन अकृत्रिम पुलक से भर गया था। आखिर प्रभा अनीता की बहन ठहरी। बहन के लिए यह इंगित उपादेय नहीं हो सकता। अपमान के धक्के से प्रभा का हृदय सहसा जल उठा। उसने मानो कुछ कहना भी चाहा, पर गला रुंध गया। विजय ने कहा, भाभी, अपनी सब बातें कहने का अभी समय नहीं आया है। कभी आएगा या नहीं सो नहीं मालूम, लेकिन अगर आया किसी दिन तो उस दिन तुम भी कहोगी कि लाला जी तुम भाग्यवान हो, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ। इस कहानी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी और भी कहानियाँ सुनने के लिए आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इसके साथ लगे बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरे द्वारा अपलोड की गई कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जल्द मिलूंगी नई कहानी के साथ। नमस्कार।